हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक 2026 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक पादप अकारिकी प्लांट मॉर्फोलॉजी के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें हम जड़, तना, पत्ती, फूल इन सब के क्वेश्चन इस टॉपिक में करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पादप अकारिकी प्लांट मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम जड़, रूट के सारे क्वेश्चन। ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, मूल गोप रूट कैप्स के कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी, मूल गोप वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है। यही कथन क्या है? हमारा गलत कथन है। मूल गोप मूल के कोमल भाग की रक्षा करता है, सत्य कथन है दोस्तों। मूल गोप मृदा में मूल के आसान संचलन में सहायता करता है, ये भी सत्य कथन है। और मूल गोप गुरुत्वाकर्षण के अवगम में सहायता करता है, ये भी सत्य कथन है। जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है दोस्तों, बात करें मूल गोप के बारे में, तो मूल गोप का मुख्य कार्य मूल के कोमल भाग की रक्षा करना, मृदा में मूल के संचलन में सहायता करना और गुरुत्वाकर्षण के अवगम में सहायता करना होता है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों के माध्यम से होती है, ना कि मूल गोप के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मटर का पौधा अन्य पौधों या बाढ़ पर किसकी सहायता से चढ़ता है? तो एक मटर का पौधा जो है दोस्तों, ये अन्य पौधों या बाढ़ पर जो है प्रतान की सहायता से चढ़ता है। किसकी सहायता से? प्रतान की सहायता से। एक मटर का पौधा अन्य पौधों या बाढ़ पर प्रतान टेंड्रिल्स की सहायता से चढ़ता है। मटर एक द्विबीजपत्री पौधा है। इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती है। यह लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। कौन से कुल का? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है हमारा मटर का पौधा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती है। दोस्तों, पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें जो है ये मृदा के कणों के बीच वायु अवकाश से वायु ग्रहण करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पादप की जड़ें जमीन के नीचे होती है, परंतु यह जड़ कोशिकाओं को भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो स्वयं के उपयोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है। पादपों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच के स्थान से वायु ग्रहण करती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं, हेयर लाइक पार्ट्स क्यों पाई जाती है? दोस्तों, जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं इसलिए पाई जाती है क्योंकि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, इसलिए अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाएं प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं पाई जाती है। कैसी? लंबे रोमों जैसी संरचनाएं। ठीक है दोस्तों, जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए पाई जाती है। ठीक है। डैश के अलावा निम्न सभी पादपों पौधों में झकड़ा जड़ें फिब्रस रूट्स होती है। फिब्रस दोस्तों, फिब्रस रूट जो है ये किसके अलावा सभी पादपों पौधों में झकड़ा जड़ें होती है? तो दोस्तों, चुकंदर के अलावा जो है सभी पादपों पौधों में झकड़ा जड़ें होती है। कैसी? झकड़ा, फिब्रस। ठीक है, फिब्रस रूट्स होती है। ठीक है ना दोस्तों, चुकंदर के अलावा निम्न सभी पादपों पौधों में झकड़ा जड़ें होती है। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है, यह भूमि के अंदर लंबाई के रूप में बढ़ती है। इनमें अनेक शाखाएं निकलती है, जैसे चुकंदर, मटर, नीम, आम, ये मूसला जड़ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और रेशेदार झकड़ा जड़ें, कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती, इनमें रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती है, जिन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैल जाती है, जैसे गेहूं, मक्का, चावल। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर? गेहूं, मक्का और चावल। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो दोस्तों अंकुरण के समय बीज का मूलांकुर जो है, कौन सा भाग? मूलांकुर भाग जो है ये जड़ का निर्माण करता है। ठीक है। पादप अक्ष का अवरोही भाग जो नीचे मृदा की ओर और उसके अंदर वृद्धि करता है मूल तंत्र या जड़ कहलाता है। जब बीज अंकुरित होता है तब सबसे पहला अंग मूलांकुर निकलता है। मूलांकुर वृद्धि करके प्राथमिक अथवा मूसला जड़ बनाता है। इसे पार्श्विक जड़ें हम लेटरल रूट्स भी हम निकलती है। इससे क्या निकलती है? पार्श्विक जड़ें लेटरल रूट्स निकलती है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भागों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को। दोस्तों पौधों का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है जड़ या मूल कहलाता है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भागों को रूट हेयर कहते हैं। जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है और पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। ये पौधों के पोषण के लिए जरूरी खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। ठीक है। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग डैश होते हैं? दोस्तों किसी पौधे के वानस्पतिक भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना और पत्तियां। कौन सी? जड़, तना और पत्तियां जो है ये पौधे के वानस्पतिक भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे जड़ के सारे क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों तना, स्टेम के सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहते हैं? दोस्तों किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी बोलते हैं। किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को फाइलोटैक्सी कहते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल तने के चारों ओर पत्तियों की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किया जाता है। पत्तियों की उचित व्यवस्था सूर्य के प्रकाश और प्रकाश संश्लेषण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। पादप वहन तंत्र प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? दोस्तों पादप वहन तंत्र प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट और खनिज उत्पादों का परिवहन किया जाता है। पत्तियों और जड़ों से किसका उत्पाद परिवहन किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट और खनिज का परिवहन किया जाता है पत्तियों और जड़ों से। दोस्तों पादप वहन तंत्र प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों से कार्बोहाइड्रेट और खनिज का परिवहन किया जाता है। पादपों में जल और खनिज का परिवहन दो प्रकार के संवहक उत्तकों से होता है। एक है हमारा जाइलम उत्तक और एक है हमारा फ्लोएम उत्तक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? दोस्तों पौधों के लिए इस गोंद का उपयोग जो है वो क्या है? यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। क्या है ये? यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद होता है। दोस्तों कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिनका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है जो आमतौर पर पौधे के सेल्यूलोज के टूटने के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? सेल्यूलोज के टूटने के कारण बनता है ये अपशिष्ट उत्पाद। ठीक है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है। दोस्तों खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो कि क्या है? जो कि एक भूमिगत तना है। क्या है? भूमिगत तना है अदरक। ठीक है दोस्तों, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना है। अदरक, हल्दी, आलू ये कैसे हैं? भूमिगत तने के उदाहरण हैं। कौन कौन से? अदरक, हल्दी और आलू। ठीक है। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं दोस्तों? तो हम आलू के पौधे का तना खाते हैं दोस्तों। क्या खाते हैं? तना खाते हैं। आलू के पौधे का तना वाला भाग सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आलू का उत्पादन सर्वाधिक चीन में होता है। भारत आलू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आलू में विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स तथा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस तत्व होते हैं। किसमें? आलू में। ठीक है ना। ये थे दोस्तों किसके क्वेश्चन? तना के क्वेश्चन। ठीक है, किसके क्वेश्चन थे? तना के क्वेश्चन। अब हम किसके पढ़ेंगे दोस्तों? पत्ती के क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसके? पत्ती के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पत्ती के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपने जल में रोहियों की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा?
दोस्तों आपने जल में रोइयों की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा दोस्तों? कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोशिका जल का क्या करेगी? उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री क्या हो जाएगी? सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब हम चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तब। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, जब स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। यह एक बाह्य प्रसरण के प्रयोग का उदाहरण है। ठीक है, डैश के पौधे की पत्तियों में मेथोनाइक अम्ल होता है दोस्तों। तो बिच्छू बुट्टी के पत्ते पौधे की पत्ती में दोस्तों मेथोनाइक अम्ल मिलता है, मतलब मेथोनाइक अम्ल होता है किसमें? बिच्छू बुट्टी के पौधों में की पत्तियों में। दोस्तों बिच्छी बूटी के पौधों की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है। यह एक शाकाहारी पौधा है जो जंगलों में उगता है। इसकी पत्तियों में चुभने वाले बाल होते हैं जो छूने पर दर्दनाक डंक मारते हैं। इस दर्द से बचने का पारंपरिक उपाय चिलमोड़ा के पौधे के पत्ते के साथ उस क्षेत्र को रगड़ना, जो अक्सर बिच्छू बूटी के पास उगता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। हमको बताना है दोस्तों कौन सा विकल्प है जो इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। दोस्तों ए वाला जो है ये हमारा है ऊपरी अधिचर्म। ए वाला क्या है? हमारा ऊपरी अधिचर्म है। ठीक है, ए वाला क्या हो गया? हमारा ऊपरी अधिचर्म। बी वाला क्या है? निचली बाह्य त्वचा। दोस्तों ये ए वाला क्या है? ऊपरी अधिचर्म है। ए वाला ऊपरी अधिचर्म। बी वाला क्या है? क्या है बी वाला? बाह्य त्वचा। निचली बाह्य त्वचा जो है बी वाला हो गया। सी वाला क्या है? रक्षक कोशिका। सी क्या है हमारा? ये वाला, ये जो पॉइंट है क्या है? रक्षक कोशिका। बात करें डी की तो डी क्या है हमारा? वायु अवकाश। डी क्या है हमारा? ये जो दिख रहा है दोस्तों दो, ये हमारा वायु अवकाश है। और बात करें ई की तो ई क्या है हमारा? हरित लवक है। ई क्या है हमारा? ये वाला, ये हमारा हरित लवक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, निम्न में से गलत कथन चुने। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत डैश। दोस्तों पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत जो होती है ये भोजन का संश्लेषण करती है। यही क्या है? गलत कथन है। ठीक है दोस्तों, पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत जो होती है ये आंतरिक भागों की रक्षा करती है, पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है और गैसों का आदान प्रदान करती है। ये तीनों कथन क्या है? सत्य कथन है। गलत कथन है भोजन का संश्लेषण करती है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, पत्तियों के ऊपरी और निचली परत पर मोम युक्त उपचर्म पाए जाते हैं जो कि पत्तियों की आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं, पानी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं तथा इनमें उपस्थित स्टोमेटा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। भोजन का संश्लेषण पर्णहरिम के माध्यम से होता है जो कि पत्तियों के अंदर तथा पौधों के वायवीय भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो दोस्तों ये है हमारी पत्तियां। पत्तियां जो है ये गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। दोस्तों तने तथा शाखाओं की पर्व संधियों से निकलने वाले पार्श्व असमान भाग को पत्ती कहते हैं। ये पौधों का महत्वपूर्ण अंग है। इसके कार्य निम्न है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं। कौन? पत्तियां। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रंध्र स्थित होते हैं। दोस्तों रंध्र जो है ये पत्तियों में स्थित होते हैं। किसमें? पत्तों में। दोस्तों रंध्र जो है स्टोमेटा मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन तथा इससे उत्पन्न क्षति है। मुख्यतः यह पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से होते हैं। वाष्पोत्सर्जन में पानी की वाष्प उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों पत्तियों के सारे क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे पुष्प के सारे क्वेश्चन, फ्लावर के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? दोस्तों क्या तरबूज उभयलिंगी पुष्प होता है क्या? नहीं दोस्तों। क्या पपीता उभयलिंगी पुष्प होता है क्या? नहीं दोस्तों। क्या सरसों एक लिंगी पुष्प होता है क्या? नहीं, एक लिंगी पुष्प होता है दोस्तों तरबूज। तरबूज क्या होता है? एक लिंगी
पुष्प होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सभी के बारे में। दोस्तों, जिन पुष्पों में नर तथा मादा दोनों तरह के जननांग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। इन्हें द्विलिंगी पुष्प भी कहा जाता है। इन पुष्पों में पुकेसर, परागकोश तथा तंतु व स्त्री केसर, वर्तिका तथा अंडाशय दोनों पाए जाते हैं। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? गुलाब जो है, लिली है, ट्यूलिप, सरसों, टमाटर, बैगन, आम, सूरजमुखी। ये क्या है? उभयलिंगी पुष्प है, या जिसे हम द्विलिंगी पुष्प भी बोलते हैं। जबकि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है पपीता, नारियल, तरबूज, खरबूज, मक्का, अरंडी, नागफनी। ये सभी कैसे हैं? एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से द्विलिंगी फूल का चयन करें। दोस्तों, द्विलिंगी फूल अभी हमने आपको बताया कौन सा हो जाएगा? सरसों। पपीता तो एक लिंगी है, तरबूज भी एक लिंगी है, कद्दू भी क्या है? एक लिंगी है। ठीक है दोस्तों, द्विलिंगी पुष्प का आशय उस पुष्प से है जिसमें नर तथा मादा, मतलब नर पुंकेसर तथा मादा स्त्री केसर दोनों जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी फूल स्वयं में परागन करने में सक्षम होते हैं। द्विलिंगी पुष्पों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो टमाटर, बैगन, गुलाब, सरसों, गुड़हल, सूरजमुखी, ये सभी क्या है? द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? दोस्तों, नर जनन अंग का घटक नहीं है, कौन सा? वर्तिका। ये मादा जनन अंग का घटक है वर्तिका। परागकोश, तंतु और पराग जो है ये नर जनन अंग के घटक है। दोस्तों, वर्तिका पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है, यह पुष्प के मादा जनन अंग का घटक है। पुष्प के मादा जनन के प्रमुख भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं, और पुष्प के नर जनन के मुख्य भाग होते हैं पराग, परागकोश और तंतु। ठीक है, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? दोस्तों, मादा जनन अंग है कौन सा बताइए? तो ये है स्त्री केसर। स्त्री केसर जो है पुष्प का मादा जनन अंग है। पुष्प का मादा जननांग स्त्री केसर होता है, जिसके शीर्ष पर एक वर्तिकाग्र होता है। स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग है। स्त्री केसर क्या है? एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग होता है। ठीक है, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो दोस्तों, कौन सा भाग है जो निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो ये होता है हमारा अंडाशय। अंडाशय जो है दोस्तों, ये निषेचन के बाद में फल के रूप में विकसित होता है। दोस्तों, अंडाशय पुष्पासन से लगा चौड़ा एवं फूला हुआ हिस्सा होता है, जिसमें अनेक बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है तथा बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन के बाद क्या होता है? अंडाशय से फल का निर्माण होता है, और बीजांड से किसका होता है? बीज का निर्माण होता है। ठीक है, एक पुष्प के प्रजनन अंग डैश होते हैं। दोस्तों, एक पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं कौन कौन से? पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, पुष्प पौधों में जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग तथा अथवा मादा जनन अंग, या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, लैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है, लैंगिक जनन वह है दोस्तों जिसमें लैंगिक जनन वह है जिसमें युग्मकों के संलयन से संतान पैदा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संतान आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान या माता पिता से भिन्न होती है। अलैंगिक प्रजनन युग्मकों के संलयनों के बिना नए पादपों का निर्माण करता है। पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर तथा मादा जनन अंग अंडप स्त्री केसर होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र दल और बाह्य दल का क्या होता है? दोस्तों, बाह्य दल के अलावा भी झड़ जाते हैं, और जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है ये होता है किसके बाद? निषेचन के बाद में। ठीक है, निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र और बाह्य दल में बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं, जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर क्या बनता है? फल बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? फल बनाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फूल के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? दोस्तों, फूल के कौन से भाग में जनन कोशिकाएं होती है? तो ये होती है पुंकेसर और स्त्री केसर में। किसमें? पुंकेसर और स्त्री केसर में। फूल के पुंकेसर और स्त्री केसर भाग में जनन कोशिकाएं होती है। नर युग्मक फूलों के पराग कोषों पर छोटे पराग कणों के अंदर पाए जाते हैं। मादा युग्मक एक फूल के बीजांड में पाए जाते हैं। परागकण वह प्रक्रिया है जो नर और मादा युग्मकों को एक साथ लाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सही कथन का सही लेबल की पहचान करना है दोस्तों।
दोस्तों ए क्या है, ये वाला भाग, ये होता है हमारा वर्तिकाग्र। ए वाला भाग क्या होता है हमारा, वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, बी वाला भाग क्या है, ये है हमारा वर्तिका। सी वाला भाग क्या है, इसको बोलते हैं हम अंडाशय। ठीक है, पहला ए वाला क्या है, वर्तिकाग्र है, बी वाला भाग क्या है, वर्तिका है, और सी वाला क्या है, अंडाशय है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को जो है बीजांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजांड कहा जाता है। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को बीजांड कहा जाता है। स्त्री केसर मादा जनन अंग में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड से में होता है। निषाचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। उल्लेखनीय है कि बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। अपरा प्लेसिंटा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। फूल का एक मादा प्रजनन अंग है दोस्तों, कौन सा, स्त्री केसर। दोस्तों स्त्री किसे केसर जिसे अंडप भी कहते हैं, फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। कुछ पौधों का जायांग एक अंडप अथवा एक से अधिक अंडपों का बना होता है। प्रत्येक अंडप या स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश अंडप का एक भाग नहीं है। दोस्तों अंडप का एक भाग नहीं है मतलब स्त्री केसर का एक भाग नहीं है। तो पुकेसर जो है दोस्तों, ये स्त्री केसर का भाग नहीं होता है। ठीक है, डैश ये पुकेसर के भाग है, पुंकेसर के। तो दोस्तों कौन कौन से होते हैं, परागकोश और पुतंतु। कौन सा, परागकोश और तंतु जो है ये पुंकेसर के भाग होते हैं। दोस्तों पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायंग। पुमंग एवं जायंग पुष्प के वास्तविक जनन भाग है। पुमंग नर अंगों से बना होता है, जो पुष्प का वास्तविक नर भाग है। और प्रत्येक नर अंग पुंकेसर कहलाता है, जिसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, पुतंतु, परागकोश तथा योजी या फिर कनेक्टिव। पुतंतु पतला सूत्रनुमा भाग होता है, जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है। पुंकेसर में एक द्विपालिक रचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। जबकि जायांग पुष्प का वास्तविक मादा भाग है। प्रत्येक मादा अंग स्त्री केसर या अंडप कहलाता है, जिसके अंतर्गत अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र आते हैं। ठीक है, डैश एक एकलिंगी पुष्प होता है। दोस्तों एकलिंगी पुष्प कौन सा है, पपीता। पपीता कौन सा पुष्प है, एक लिंगी पुष्प है। दोस्तों पपीता एक लिंगी पुष्प होता है। इसका वैज्ञानिक नाम केरिका पपाया है। क्या है, केरिका पपाया। जब पुष्प में केवल एक जनन अंग पुमंग या जायंग उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प हम कहते हैं। जब पुष्प में पुमंग अथवा जायंग दोनों उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प को हम उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे सरसों, कपास, भिंडी, ये कैसे पुष्प, कैसे हैं पुष्प हैं, ये उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फूल के नर प्रजनन भागों को डैश कहा जाता है। दोस्तों फूल के नर प्रजनन भागों को हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर पौधे का नर प्रजनन अंग होता है। ये पंखुड़ियों के छल्ले के भीतर उपस्थित होते हैं और फूले हुए ऊपरी हिस्सों के साथ इनमें थोड़ी डंठल होती है। पुंकेसर 3 हिस्सों से बना होता है, परागकोश, तंतु और योजी। पुंकेसर का डंठल तंतु कहलाता है और फूला हुआ ऊपरी हिस्सा परागकोश। पुंकेसर का परागकोश परागकण उत्पन्न करता है और उन्हें अपने भीतर रखता है। परागकणों में पौधों के नर युग्मक पाए जाते हैं। एक पुष्प में बहुत सारे पुंकेसर होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं, उसे हम पुष्पासन कहते हैं। फूल का हिस्सा जिस आधार पर उपस्थित होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। यदि यह फल बनाने में भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब में पुष्पासन फल बनाने में भाग लेते हैं। जब फल बनने में पुष्प का केवल अंडा से ही भाग लेता है तो उस फल को हम सत्य फल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि फल बनाने में भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को क्या बोलते हैं, असत्य फल बोलते हैं। और सेब में पुष्पासन फल बनाने में क्या लेता है, भाग लेता है। पुष्पासन जो है यदि फल बनाने में भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों अंडा से ही भाग लेता है पुष्प का तो उसे हम बोलते हैं सत्य फल। ठीक है ना, पुष्पासन लेगा तो असत्य फल और अंडा से यदि भाग लेगा तो उसे हम बोलेंगे सत्य फल। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
परागकण किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? परागकण जो है ये परागकोश में पाए जाते हैं। किसमें? परागकोश में। पुष्प में नर जनन संरचना को पुमंग कहते हैं। पुमंग पुंकेसर से मिलकर बनता है। पुंकेसर फूल के नर जनन अंग है। इसके 3 भाग है, तंतु, परागकोश एवं योजी। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? उभयलिंगी फूल कौन सा है दोस्तों? तो सरसों जो है यह एक उभयलिंगी फूल है। दोस्तों बात करें उभयलिंगी पुष्प की, तो जिस पुष्प में नर तथा मादा दोनों ही उपस्थित होते हैं, जैसे ब्रेसिकेसी के कुल के पौधे। एक लिंगी फूल वो दोस्तों वे होते हैं जिनमें केवल नर या मादा उपस्थित होते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी कुल के पौधे। अब दोस्तों पौधे बात कर ले, कुल बात कर ले और पुष्प की बात कर ले, तो सरसों जो है दोस्तों ये ब्रेसिकेसी कुल का है, जो कि द्विलिंगी पुष्प है। तरबूज की बात करें तो कुकुरबिटेसी कुल का है और ये कैसा पुष्प है? एक लिंगी पुष्प है। खीरा की बात करें तो खीरा जो है कुकुरबिटेसी कुल का है और ये भी एक लिंगी पुष्प है। पपीता की बात करें तो ये भी कैरिकेसी कुल का है और ये कैसा पुष्प है? एक लिंगी पुष्प है। ठीक है। निम्न में से कौन सा पुष्प के मध्य में स्थित होता है? तो दोस्तों पुष्प के मध्य में स्थित होता है कार्पेल। क्या होता है? कार्पेल जो है ये पुष्प के मध्य में स्थित होता है। दोस्तों आवर्तबीजी पौधों में पुष्प एक विशिष्ट लक्षण है। एक संपूर्ण पुष्प के 4 अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः बाह्यदल, दलपुंज, उमंग तथा जायंग हम कहते हैं। जायांग जो है दोस्तों जिसे मादा जनन तंत्र कहते हैं, पुष्प के मध्य में पाया जाता है। बाह्य दल सेपल इसकी इकाई क्या है? सेपल। दलपुंज पीटल इसकी इकाई है। पुमंग स्टेमेन इसकी इकाई है। जायांग कार्पेल इसकी इकाई होती है जायांग की। ठीक है। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है दोस्तों? एक फूल के प्रजनन का भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं पुंकेसर और कार्पेल्स। कौन कौन से? पुंकेसर और स्त्रीकेसर जो है, जिसे हम कार्पेल्स कहते हैं, ये जो होता है ये फूल के प्रजनन भाग होते हैं। दोस्तों किसी फूल के प्रजनन का प्रमुख भाग पुंकेसर और कार्पेल्स है। पुमंग एवं जायांग पुष्प के वास्तविक जनन अंग कहलाते हैं। पुमंग नर का जबकि जायांग मादा जनन अंग होता है। पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है जो नर अंगों का बना होता है। प्रत्येक नर अंग पुंकेसर कहलाता है। जायांग पुष्प का वास्तविक भाग मादा भाग है। यह पुष्प का चौथा एवं सबसे भीतरी चक्र होता है, जो अंडकों कार्पेल से निर्मित होता है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो ये है स्त्रीकेसर एवं पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है। दोस्तों एक पूर्ण पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक है। ये पुष्प भाग और इसकी इकाई की बात करें, कैलिक्स की इकाई होती है सेपल, कोरोला की इकाई होती है पेटल, पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर स्टेमन और जायांग की इकाई होती है पिस्टिल स्त्रीकेसर। ठीक है। ये आवश्यक अंग दोस्तों ये वाले, और ये क्या है? आवश्यक प्रजनन अंग है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुष्प में स्त्रीकेसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो शीर्ष भाग को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र स्टिग्मा। ठीक है। पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है, तो दोस्तों ये है हमारा कार्पेल जो है जायांग। कार्पेल जायांग जो है इसे हम अंडप बोलते हैं। कार्पेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडप जो है ये पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। ठीक है। दोस्तों पुष्प के समस्त अवयवों के मध्य में एक विशेष संरचना होती है, यह जायांग कहलाती है। कुछ पौधों में जायांग एक अंडप तथा कुछ पौधों में जायांग एक से अधिक अंडपों से मिलकर बना होता है। ये सभी उस पुष्प के मादा प्रजनन भाग कहे जाते हैं, जिसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है। निम्न में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता? तो वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है दोस्तों फूल। फूल जो है ये वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेते हैं। दोस्तों पौधों के निम्न भागों में से फूल वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। वनस्पतिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो वनस्पतियों में होता है। इस जनन प्रक्रिया में बिना बीज या बीजाणु के ही नई वनस्पति पैदा होती है। वानस्पतिक जनन में कोई वानस्पतिक भाग, जड़, तना अथवा पत्ती नए पेड़ की उत्पत्ति करता है और जनक पौधे से अलग होकर नया जीवन प्रारंभ करता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। ठीक है दोस्तों ये थे फूल के सारे क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे फल और बीज के सारे क्वेश्चन। ठीक है। यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्ररोह कौन सा? अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्ररोह को प्रांकुर कहा जाता है, तो अंकुरित बीज की भावी मूल डैश होगी। दोस्तों यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्ररोह को प्रांकुर कहा जाता है, तो अंकुरित बीज की भावी मूल को हम बोलते हैं क्या? मूलांकुर। क्या बोलते हैं? मूलांकुर कहते हैं। दोस्तों यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्ररोह
को प्रांकुर कहा जाता है, तो अंकुरित बीज की भावी मूल को मूलांकर कहते हैं। बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का वह भाग जो जड़ में विकसित होता है उसे मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर के विपरीत प्रांकुर बीज से निकलने वाला वह भाग है जो तने और पत्तियों में विकसित होता है। ठीक है। निम्न में से कौन निषेचन के बाद तेजी से वृद्धि करता है और पककर फल बनता है? इसके बीज पंखुड़िया, बाह्यदल, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र सिकुड़कर गिर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा अंडाशय, जो निषेचन के बाद तेजी से वृद्धि करता है और पककर क्या बनता है? पककर फल बनता है। दोस्तों अंडाशय निषेचन के बाद तेजी से वृद्धि करता है और पककर फल बनता है। इसके बीच पंखुड़िया, बाह्यदल, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र सिकुड़कर गिर जाते हैं और अंडाशय स्त्री केसर भाग में होते हैं। कहाँ होते हैं? स्त्री केसर के भाग में। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर निम्न में से किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो बीजांड जो है ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? बीज में। फूल वाले पौधों में निषेचन के बाद युग्मनज भ्रूण में, बीजांड बीज में और अंडाशय फल में विकसित होता है। तो निषेचन के बाद क्या क्या होता है? युग्मनज भ्रूण में, बीजांड बीज में, अंडाशय फल में विकसित होता है। इसके अलावा फूल के बाह्यदल, पंखुड़िया और पुंकेसर आमतौर पर क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीजों के प्रकीर्णन का कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? दोस्तों बीजों के प्रकीर्णन का कारक जो है नहीं है, वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है बीजों के प्रकीर्णन का कारक नहीं है। ठीक है। बीजों के प्रकीर्णन का अर्थ है बीजों का अपने मूल पौधों से दूर फैलना ताकि वे नई जगहों पर उग सके। वायु, कुछ बीजों में हल्के पंख या बाल होते हैं जो उन्हें हवा में उड़ने तथा दूर तक फैलने में मदद करते हैं। सूर्य का प्रकाश बीजों के प्रकीर्णन में सीधे तौर पर मदद नहीं करता है। सूर्य का प्रकाश पौधों के विकास और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बात करें जल के बारे में, तो कुछ बीज पानी में तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं और नदियों, झीलों या समुद्र के माध्यम से दूर तक फैले होते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं? तो दोस्तों आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं हमारे प्रांकुर। कौन से? प्रांकुर। वनस्पतियों का वह भाग जिसमें पत्तियां, शाखाएं आदि का अंकुरण आरंभ होता है प्रांकुर कहलाते हैं। ये आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। बीज का अंकुरण होने पर पौधों के प्रथम पत्ते को बीज पत्र हम कहते हैं। ठीक है। डैश बीज के 3 भाग है। तो दोस्तों बीज के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? बीज पत्र, मूलांकुर और प्रांकुर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं। दोस्तों पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के कोटिलेडॉन में संग्रहित करते हैं। किसमें? कोटिलेडॉन में। दोस्तों बीजांड से बीज का निर्माण होता है। पौधे खाद्य को बीज के बीज पत्रों में संग्रहित करते हैं। उल्लेखनीय है कि निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणी अक्ष तथा एक गेहूं, मक्का अथवा 2 चना मटर बीजपत्र होते हैं। ठीक है। 1 अथवा 2 बीजपत्र होते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। दोस्तों खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है बीजपत्र। बीजपत्र जो है पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। दोस्तों बीज पत्र पौधों के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जो कुछ पौधों के बीज के अंकुरण होने पर यही बीज पत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्ते का रूप धारण करता है, जो एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। जबकि बीजांड में मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। प्रांकुर वनस्पतियों में बीज का वह अगला भाग है जिससे पत्तियों, शाखाओं आदि का अंकुरण आरंभ होता है तथा बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? जड़ कहते हैं। ठीक है। टमाटर क्या है दोस्तों? तो टमाटर एक फल है दोस्तों। क्या है? टमाटर फल है। टमाटर एक फल है। टमाटर का खाने वाला भाग फलभित्ति और बीजंडासन है। इसका वानस्पतिक नाम सोलनम लाइकोपर्सिकम है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई। टमाटर में लाइकोपिन नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है। इनमें से किससे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो दोस्तों ये है टमाटर। टमाटर का उपयोग हम फल के रूप में नहीं करते बल्कि सब्जी के रूप में करते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो दोस्तों लीची जो है ये बहुबीजी फल नहीं होता है। ठीक है। पपीता, सेब, अनार कैसे हैं? बहुबीजी फल है। निम्न में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? दोस्तों फलीदार पौधा कौन सा होता है? तो मटर होता है फलीदार पौधा। केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है दोस्तों? केले का खाना योग्य हिस्सा दोस्तों ये कहलाता है अंतः फलवित्ती और मध्य फलवित्ती। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? दोस्तों
केला जो है ये अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है, तो वर्धी भाग नहीं है दोस्तों फल। फल जो है ये पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। दोस्तों पत्ती, जड़ तथा तना पौधों के वर्धी भागों के अंतर्गत आते हैं। पौधों के वर्धी भागों की कोशिकाएं विभजोतक कोशिकाओं में वृद्धि के कारण ही पौधों की लंबाई तथा चौड़ाई में वृद्धि होती है। निषेचित, परिवर्तित एवं परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचित, परिवर्तित एवं परिपक्व परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। साधारणतः फल का निर्माण फूल के द्वारा होता है। फल का वह माध्यम है जिसके द्वारा पुष्पी पादप अपने बीजों का प्रसार करते हैं। हालांकि सभी बीज फलों से नहीं आते हैं। ठीक है ना। पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? दोस्तों पादपों में प्रांकुर जो है ये बीज में पाया जाता है। कहाँ पे? बीज में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पादपों में प्रांकुर बीज में पाया जाता है। प्रांकुर पादपों में बीज का वह अगला भाग है जिससे पत्तियां, शाखाएं आदि का क्या होता है? अंकुरन प्रारंभ होता है। नीचे दिए गए द्विबीजपत्री बीज के चित्र का अध्ययन कीजिए। चित्र ए, बी और सी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों के संबंध में सही विकल्प का चयन हमको करना है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? ये पहला वाला जो है दोस्तों, ये वाला भाग, ये क्या है? भावी प्ररोह मूल है। बी वाला क्या है दोस्तों? भोजन का संग्रह होता है यहाँ पे। कहाँ पे? बी वाले में। सी क्या है? भावी मूल है। सी क्या है हमारी? ये भावी मूल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों पादपों में निषेचन के बाद बीजांड जो है ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज में परिवर्तित हो जाता है बीजांड। ठीक है, पादपों में निषेचन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीज पर्व तथा एक भ्रूण अक्ष समाहित होता है। पुष्प आवृत बीजियों में लैंगिक जनन के आधार है। पुष्पों में पुंकेसर के पुंमंग नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि स्त्री केसर के जायांग संगीत मादा जनन का अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद सीडलिंग के रूप में विकसित होता है? तो दोस्तों नवोद्भिद के रूप में विकसित कौन होता है? तो भ्रूण जो है दोस्तों ये नवोद्भिद के रूप में विकसित होता है। दोस्तों भ्रूण जो है उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद के रूप में विकसित होता है। भ्रूण बीज में होता है। भ्रूण का नवोद्भिद के रूप में विकसित होने के प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? अंकुरन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम अंकुरन कहते हैं। तो दोस्तों ये थे प्लांट मार्फोलॉजी के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।